हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू द 10th पार्ट ऑफ पेपर 1 PYQs। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप पीडीएफ्स के लिए, लेक्चर्स की, और जो भी हमारी स्पेशल क्लासेस रहती हैं प्लस कोर्सेज रहते हैं अकेडमी पर, उनकी अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं और जस्ट आप लिंक में जाइए जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्लस में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पेपर 2 है तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस या आइकॉनिक, दो में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। तो आइकॉनिक में थोड़ा सा आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं इंक्लूडिंग पर्सनल कोच एंड दीज आर सम प्लान्स। बिल्कुल आप ऑप्ट कर सकते हैं किसी भी एक के लिए। तो 12 मंथ्स का बेस्ट प्लान यहाँ पर है आपके पास। बिल्कुल ऑलमोस्ट 1000 के आसपास पड़ता है आपको पर मंथ। तो शुरू करते हैं गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछा है आपसे। तो सिंपल रैंडम, पर्पसिव, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड। तो आपने मुझे बताना है सही आंसर क्या है। तो गाइस यहाँ पर सही आंसर है आपका पर्पसिव। तो यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यहाँ पर है पर्पसिव, बाकी जो है वो आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाती हैं। तो याद रखना, मैंने हर बार आपको ये चीज बताई हुई है कि सिंपल, सिस्टमैटिक, आपका स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर, जिसको मल्टी स्टेज भी कहते हैं, ये आपका फॉर्मूला है रैंडम सैम्पलिंग के लिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए। इसके अलावा जो भी आपके पास सैम्पलिंग आएगी वो सारी की सारी नॉन प्रोबेबिलिटी रहेगी। सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड इसमें आ रहा है। तो बाकी पर्पसिव आपका क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवेल्युएशन that assesses the learning progress to provide continuous feedback to the students during instruction। तो कौन सी कैटेगरी है इवेल्युएशन की जिसमें लर्निंग प्रोग्रेस को असेस किया जाता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन? प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव या फिर समेटिव? तो गाइस सिंपल सी बात है, आपकी फॉर्मेटिव रहता है आपका वो टाइप ऑफ इवेल्युएशन जहां पर बिल्कुल ड्यूरिंग द कोर्स यहाँ पर आपकी इंप्रूवमेंट देखी जाती है। जैसे यूनिट टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट आपके हैं, क्विजेज हैं। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, जब आपके कॉजेज देखे जाते हैं कि कौन कौन सी लर्निंग डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं, उनके कॉजेज जब आप देखने की कोशिश करते हैं। प्लेसमेंट में आप एग्जांपल ले सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जहां पर आपको कैपेबिलिटी आपकी देखी जाती है कि क्या आप उस कोर्स को करने के लायक हैं या नहीं है। बाकी समेटिव की बात करें तो समेटिव का मतलब होगा जहां पर आपकी फाइनल इवेल्युएशन होती है, जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। इमीडिएट एप्लीकेशन, इमीडिएट कहां अप्लाई करते हैं आप रिसर्च को? कंसेप्चुअल, एक्शन, फंडामेंटल या फिर इंपीरिकल? तो राइट आंसर क्या है, एक्शन रिसर्च। तो ये बहुत ही फेवरेट है आपका एनटीए का फेवरेट। यहां पर क्या है, क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है एक्शन रिसर्च। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो 10 अगर आपके पास शिफ्ट है तो 6 या 7 को ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो रिसर्च स्ट्रीम जो यहाँ पर इमीडिएट एप्लीकेशन की बात करता है तो एक्शन रिसर्च होता है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च नहीं है। जहां पर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, फिलोसफिकल ओरिएंटेशन रहती है। फंडामेंटल में आपका क्या रहता है, न्यू नॉलेज आप देखते हैं जिसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। और एम्पिरिकल में आपका रहता है जहां पर आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करते हो, रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Who among the following propounded the concept of paradigm? पैराडाइम का कॉन्सेप्ट यहां पर किसने प्रोपाउंड करा है? तो ऑप्शंस में है पीटर हैगेट, वॉन थुनेन है, थॉमस कुन है और जॉन के राइट है। तो अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं दैट थॉमस कुन ने यहां पर दिया है कॉन्सेप्ट पैराडाइम का। तो पैराडाइम क्या होता है, एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, थॉट पैटर्न्स होता है, जहां पर थ्योरीज, रिसर्च मेथड्स वगैरह रहते हैं, उसको हम पैराडाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, प्रतिमान। अगला क्वेश्चन है, इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन। थीसिस में फिगर्स और टेबल्स कहां पर इंक्लूड किए जाते हैं? अपेंडिक्स में, सेपरेट चैप्टर में, कंक्लूडिंग चैप्टर में या फिर टेक्स्ट में? तो राइट आंसर क्या है, टेक्स्ट इटसेल्फ। टेक्स्ट यानी कि जो आपके पेजेस रहते हैं जहां पर आप थीसिस लिखते हैं, उसके जो पेजेस होते हैं उसी में आपके क्या है, टेबल्स वगैरह, फिगर्स वगैरह यहां पर बेसिकली इंक्लूड की जाती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। थीसिस स्टेटमेंट है, जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है, फैक्ट होता है, असर्शन होता है या फिर डिस्कशन होता है? तो राइट आंसर क्या है जी, बिल्कुल असर्शन एक स्टेटमेंट होती है जी। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो एक सिंपल स्टेटमेंट, एक प्रोपोजिशन होती है आपकी यहां पर, इसको आपने याद रखना है। फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू पब्लिश।
सिक्योर, डिकोड या फिर चेंज? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डिकोड। यानी कि डिकोड करना मुश्किल है फोटोग्राफ्स को, पब्लिश, सिक्योर, चेंज नहीं है, डिकोड। यानी कि आप फोटोग्राफ्स को इजीली डिकोड नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्रेन्स दैट अपीयर्स ऑन अ टेलीविजन सेट व्हेन ऑपरेटेड आर आल्सो रेफर टू। यानी कि जो आपके दाने दाने दिखते हैं ना टीवी की स्क्रीन में, ठीक है, तो वो जो ग्रेन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पार्क्स कहते हैं, ग्रीन डॉट्स कहते हैं, स्नो कहते हैं या फिर रेन ड्रॉप्स कहते हैं? तो बिल्कुल जी, स्नो कहते हैं। आपने देखा होगा आपकी जो टीवी है उसमें जो डॉट्स होते हैं आपके, ठीक है, ग्रेन्स होते हैं, उनको स्नो कहते हैं बेसिकली। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम्स अ डिकोडर व्हेन देयर इज, यानी कि सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है, अगर आपको पता है सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होता है तो आप इसको डिकोड कर सकते हैं क्वेश्चन को। नॉइज, ऑडियंस, क्रिटिकलिटी या फिर फीडबैक। देखो सर्कुलर कम्युनिकेशन में जब एनकोडर आपका डिकोडर बन जाएगा उसको हम कहेंगे फीडबैक। यानी कि ये पर्टिकुलर आपका एनकोडर है और ये आपका क्या है? डिकोडर है। अब जब एनकोडर यहां पर क्या बन जाएगा, जब डिकोडर यहां पर क्या बन जाएगा? डिकोडर बन जाएगा एनकोडर, उल्टा कर दो, और एनकोडर बन जाएगा डिकोडर। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी? फीडबैक हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलर रिस्पॉन्स हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। जब वर्बल कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट, कॉन्ट्राडिक्शन, अनइवननेस या फिर एंट्रोपी? राइट आंसर है गाइस एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रेक डाउन इट्स कम्युनिकेशन, है ना। तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एंट्रोपी होता है, नेगेटिव एंट्रोपी होता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो ब्रेक डाउन जब होता है वर्बल कम्युनिकेशन में उसको कहते हैं एंट्रोपी। तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो पीडीएफ चाहिए अगर आपको इस लेक्चर की तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे पीडीएफ्स और भी वहां पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक में से कोई सा भी एक। आइकॉनिक में आपको थोड़े से ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स चल रहा है गाइस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, बेगी 10 यूज करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा किसी भी प्लान में। दिस इज द बेस्ट प्लान 12 मंथ का, कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे आइकॉनिक है चाहे फिर आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है। So thank you very much for joining and see you again in the next video. तब तक bye bye, take care, keep studying.